नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का थोड़ा सा जो है बेसिक पोर्शन जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए भाई, आपको कंफर्म होगा कि सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ा होगा और ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 10th में पढ़ते हैं और एकेडमिक में भी, और जैसे एग्जाम दोगे आप CHSL का हुआ, रेलवे का हुआ, यानी जितने भी SSC बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उन सब में क्या क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ये क्वेश्चंस बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। और देखो कभी सीटेट वगैरह में भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनते हैं, यानी आप IAS प्रीलिम्स देने जा रहे हो उसमें जो है सीटेट का क्वेश्चन होता है या PCS में, इन सब में जो है ये क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक माने जाते हैं भाई। तो एक बार चलिए हमारे साथ आप इसको रिकॉल करिए और देखिए कि हम लोग कैसे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। बस एक ही फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बिहाफ पर सारा रिलेट कर लोगे। अच्छा, बेसिक सबको पता है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन की बात करेंगे तो आई होप सबको पता है, यानी 6 होते हैं। साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा ना, टैन होगा और क्या होगा, कॉट होगा और क्या होगा भाई साहब, सेक होगा और छठा क्या होगा, कॉसेक होगा। भाई इसके साथ आप ए लगाओ या बी लगाओ, है कि नहीं, कॉस बी लगाओ या थीटा लगाओ, फाई लगाओ, कुछ भी आप लगा सकते हो ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लगा सकते हो, उसका कोई यूज नहीं होता, वो बस केवल एंगल माना जाता है। जैसे यहाँ पे हम ए लगा दें या थीटा लगा दें, ये सिर्फ एंगल माना जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है साइन जो है किसका उल्टा होगा, कॉसेक का उल्टा होता। दूसरा क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस जो है सेक का उल्टा होगा, टैन क्या होगा, कॉट का उल्टा होगा। बहुत सारी कंडीशन हमें नहीं पता होना चाहिए, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये सबको पता होना चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अच्छा, यहाँ से देखोगे एक फॉर्मूला यूज होता है किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होता है भाई साहब, याद रखिएगा, साइन अपॉन कॉस होता है। तो थीटा एंगल है तो थीटा में साइन और कॉस दोनों होगा, तो साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कहोगे यस, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा एक और लिखा था कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉस थीटा और अपॉन क्या, साइन थीटा, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये सबको पता होगा, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम होगा, हमें हाइट एंड डिस्टेंस को समझना है, उसके लिए जितनी बेसिक चीजें वही। साइन कॉसेक का उल्टा होगा, यानी आप ये बोल सकते हो भैया साइन थीटा इक्वल टू क्या, अगर थीटा लगाते हो तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या जो है आप ये कह सकते हो कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कॉसेक की वैल्यू 5/3 होगी। साइन की वैल्यू 2 है, कॉसेक की वैल्यू 1/2 होगी। कहने का मतलब ये है ना, साइन कॉसेक का उल्टा होगा। वैसे क्या होगा भाई, कॉस जो है कॉस और सेक का उल्टा होगा, आप कह सकते हो, क्योंकि ये भी कभी कभी यूज होते हैं उसमें, इसलिए बता दे रहे हैं। मान लो कॉस ए है तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए होगा, यानी एंगल सेम होगा भाई साहब। ध्यान दीजिएगा, एंगल की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है ना, एंगल सेम होगा कॉस से। अब आप जो है वैसे टैन कॉट भी आपस में उल्टा होते हैं ना, तो टैन थीटा इक्वल टू, टैन थीटा मानो चाहे टैन फाई मान लो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट फाई, या जो है कॉट फाई इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टैन फाई। तो टैन और कॉट का 2 फॉर्मूले ज्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में, इसलिए हम इसको यहां लिख दे रहे हैं। बाकी ये आपको पता होगा, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा आपको पता होना चाहिए भाई वैल्यू, क्योंकि कुछ वैल्यू साइन 30 हुआ, कॉस 30 हुआ, टैन 30 हुआ, इन सब का मान हम लोग जो है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करते हैं, इसलिए उसको रिकॉल कर देते हैं। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पूरी उम्मीद है सबको क्लियर होगा। चलो दूसरा देखोगे इसकी वैल्यू कैसे। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भाई, वैल्यू जैसे 0 डिग्री की हम निकालते हैं, और किसकी 30 डिग्री की डायरेक्टली पता होती है, 45 डिग्री की पता होती जी सर, 60 डिग्री की पता होती जी सर, 90 डिग्री आपको पता होगा, लेकिन रिकॉल समझने के लिए फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं जिससे आपको याद हो जाए ना, ठीक है। अच्छा, अब हमें ध्यान से देगा, सबसे पहले किसकी वैल्यू देखो, साइन, यहाँ पे साइन 0, ठीक है, फिर कॉस, साइन कॉस, टैन, कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक। अगर आप बनाते हो तो कैसे रिलेट करोगे, ठीक है, ये इतने हुए कॉसेक, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप क्या करोगे, अगर बनाना चाहो तो ध्यान दो, ऐसे करते थे, 0 से नंबर स्टार्ट करते ना, 0 1 2 3, यहाँ 4 हुआ, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
यानी सारे को 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद जो है अंडर रूट ले लो। ये सबसे पहली वाली वैल्यू यानी साइन के फॉर्म में हो जाएगा। 0 से यानी होल नंबर स्टार्ट करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और 4 से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट ले लो। तो 0/4 यानी क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। 0/4 का मतलब 0 का अंडर रूट 0 होगा। 1/4 का मतलब 1 का 1 होगा और 4 का 2 होगा, यानी 1/2 साइन 30 की वैल्यू, साइन वाली वैल्यू ये हो जाएगी ना। ये 45 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 हो गया, ये वाला 30 वाला कॉलम हो गया, ये 45 वाला कॉलम, ये 60 वाला कॉलम और ये 90 वाला कॉलम। आप बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 यानी 2/4 यानी 1/2 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का अंडर रूट 2। आप कह दोगे भैया 1/√2 यानी साइन 45 की वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे √3 ऊपर हो जाएगा, 4 का 2 होता है, यानी √3/2 किसकी वैल्यू होगी, √3 3/2 किसकी वैल्यू होगी, डेफिनेट आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू होगी। 4/4 यानी 1 का अंडर रूट क्या होगा, बताओ, किसी को कंफ्यूजन है, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा भाई, यानी 1 क्या होगा, 1। यानी आपको क्लियर हो गया, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है सबको क्लियर है। साइन 0 का मान 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया ना। और एक चीज ध्यान दीजिए, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक कोण, और पूरक कोण पूरक भाई, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब जिन दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है ना। अगर हम बोल दे थीटा जो है, ध्यान समझिएगा, 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री है, तो आप कहोगे सर दूसरा θ2 कितना होना चाहिए, कहोगे 60, तभी तो 30 और 60 का सम 90 होगा। अगर θ1 आपको बोल दिया 20 डिग्री है, ये कितना होगा, 70 होना चाहिए। तो कहने का मतलब θ1 + θ2 का सम 90 होता है, तो दो कोण वही पूरक कोण कहलाते हैं। हम पूरक की बात कर रहे हैं, साइन और कॉस आपस में पूरक होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो कॉस, यानी साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर, साइन 0 का मतलब कॉस 90 और कॉस यहाँ पे कॉस 0 का मतलब साइन 90 यानी 1, यानी उल्टा कर दो चाहे तो। उल्टा का मतलब क्या होता है ये देखो, और अभी बता दे रहे हैं भाई ये उल्टा क्यों करते हैं, ये भी देखो 1/2 और 0, ये उल्टा कर दिया हमने। क्या उल्टा कर दिया कि भाई cos 0 का मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक 90 हुआ, साइन 90 के बराबर, साइन 90 की वैल्यू ये हुआ। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितना हुआ, cos 30 साइन 60 के बराबर, √3/2। cos 45 का पूरक 45 यानी साइन 45 1/√2। अच्छा, अगर आपको cos 60 चाहिए, cos 60 का पूरक 30 यानी 30 साइन 30 की वैल्यू कितना हुआ, हमने कहा साइन और कॉस, यानी इसके साथ ध्यान देगा, यहाँ पे साइन लगा दो, यहाँ कॉस लगा दो, ये क्या होंगे, पूरक एंगल होंगे, तो ये हुआ। और चाहे उल्टा ही बना लो तब भी सही है ना, समझ में आया भाई, यानी उल्टा हो जाएगा, जो साइन 0 की 90 की, जो 60 की वो 30 की, जो 45 1/2 0, उल्टा कर दिया। अच्छा, साइन कॉस कंफर्म है, तो दो तो वैसे कंफर्म हो गए, कौन से भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कहोगे सर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक तो पहले कंफर्म हो गए। अच्छा, और क्या भाई, सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक, यानी साइन पता है तो कॉस पता है, और कॉस पता है तो कॉस का उल्टा सेक पता है, और कॉसेक पता है क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। बता दोगे भाई, तो चलो बताओ क्या होगा, यहां लिख दे रहे हैं, आप बताओ 0/1 लिखा ना, 0/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, तो यानी कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, कहोगे हाँ सर। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉसेक 30 की वैल्यू 2/1 का मतलब 2 हुआ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2/1 क्या हुआ, कॉसेक 45। अच्छा, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, 1 का उल्टा यानी 1 होगा। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन 45 का मतलब 1/√2, कॉसेक का मतलब √2, उल्टा हो जाएगा ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हुआ, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हुआ। अब कहोगे सर साइन क्या पता था, कॉसेक पता था, और साइन की हेल्प से कॉस, साइन कॉस पूरक एंगल होते हैं, यानी साइन जो होगा उल्टा हो जाएगा, और साइन कॉसेक उल्टे होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। अच्छा, कॉस पता था, सेक पता है, सेक क्या होगा, कहोगे सर सेक बता देंगे भाई, क्या होगा देखो, कहोगे सर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। सर cos 30 की वैल्यू √3/2, देखो cos 30 कॉसेक 60 के बराबर, cos 30 के माइंड में आएगा तुरंत कॉसेक 60, तो cos 30 का मतलब दिस, तो कॉसेक 30 का मतलब 2/√3 ना, और यहाँ पे 45 यानी ये भी √2। अच्छा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू 2 हुआ, और यहाँ पे 0, तो 0/1 है तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट,
तो इनफाइनाइट 1/0, ये भी जान दो कि 0/1 ये 0 होता भाई साहब, और 1/0 कहीं होगा तो वही इनफाइनाइट होता ना। 0 से हम किसी को भागे ही नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट होता है। कहोगे वाह सर समझ में आ गया। और एक लास्ट देखो बचा भैया tan cot। tan cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं, लेकिन आपको साइन और कॉस की हेल्प से हम tan निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि sin 0/cos 0 बराबर tan 0, तो 0/1 का मतलब 0, तो tan 0 का मान 0 होता है, 1 से भाग हो रहा ना तो 0। अच्छा sin 30/cos 30, sin/cos अभी लिखवाए थे ना, sin/cos बराबर tan, तो sin 30/cos 30 बराबर tan 30, यानी tan 30 का मान अगर आपको निकालना है तो तुरंत समझ जाना होगा, दोनों अगर पता होगा, भूल भी गए तो भी निकाल लोगे। tan थीटा दोनों होना चाहिए, यानी sin 30 पता होना चाहिए और भैया cos 30 पता होना चाहिए। सबको पता भाई sin 30 का मतलब कितना हुआ, 1/2 हुआ, और cos 30 का मतलब √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। देखो वैसे भी कट जाओगे, 2 कट गया, कितना हुआ 1 भाई साहब √3 हुआ। कहोगे जी सर। अच्छा ये बताओ tan 45 का मतलब 1/√2, sin 45/cos 45 कितना होगा भाई साहब। कहोगे सर 1 होगा, बिल्कुल आसान है। अच्छा sin 60/cos 60, 2 कैंसिल हुआ तो √3, यानी tan 60 की वैल्यू √3, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड, इतना क्लियर है जी। अच्छा अब क्या बताएं, एक और बचा सर, एक और बताएं, वो नीला दिखाई नहीं देगा भाई, ये इसको देखो अगर कॉट बोल दिया, कॉट tan का उल्टा होगा, तो 0/1 है तो 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3/1 यानी √3। वैसे 1 का उल्टा 1 ही होगा, और इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा 0 हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आपको समझना है, रिलेट कर देंगे। अब आप बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो सबसे पहले आप एक चीज याद करो, sin 0 का मतलब हम ऐसे बिल्कुल माइंड में बैठाओ, sin 0 का मतलब भैया 0, sin 30 का मतलब 1/2, sin 45 का मतलब 1/√2 में, और sin जो है 60 का मतलब √3/2, और sin 90 मतलब 1। अब अगर साइन और कॉस की बात करें, ये आपस में क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। साइन 0 किसके बराबर होगा, cos 90 के बराबर होगा। साइन 30 किसके बराबर होगा, cos 60 के बराबर होगा। साइन 45 किसके बराबर होगा, cos 45। साइन 60 किसके बराबर होगा, cos 30 के। साइन 90 किसके बराबर होगा, cos 0, यानी cos 0 का मतलब साइन 90 के बराबर यानी 1। तो बोल दिया जाए cos 30 की वैल्यू साइन 60 यानी √3/2, cos 60 की वैल्यू साइन 30 यानी 1/2, ठीक, यस। और साइन cos बटा तो साइन का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, ये दोनों पता है। और tan की वैल्यू याद रखना, tan 2 ही 3 वैल्यू भाई, tan 30, और सबसे ज्यादा हमारे काम का क्या है, 30 और 60। 30 और 60 हमारे काम का बहुत है, ध्यान दीजिएगा, ये सब में यही हमारे काम का है। बाकी हमें पता तो होना चाहिए बहुत सारे, एक ही हमारे काम का हो गया। वैल्यू आपको सबको पता होना चाहिए, अगर वैल्यू नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। दूसरा क्या होगा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है। किसका भाई, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो हमेशा एक चीज कंफर्म है, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे जैसा आप बनाओ, चाहे ऐसा बना दो। देखो हमने उल्टा बना दिया, देखो ध्यान समझिएगा, हमने ऐसे बना दिया, ये 90 डिग्री हुआ। तो ये हमेशा ये कंफर्म होता है। क्या कंफर्म होता है सर, 90, यानी जहां 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला एंगल हमेशा कंफर्म होता है। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको कर्ण बोलते हैं। जो हमेशा सबसे दूरी ज्यादा तय करेगा वो कर्ण होता है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, इंग्लिश में कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, जो सबसे ज्यादा दूरी तय करे। 90 के सामने भाई साहब ये भी कर्ण होगा। कहोगे हाँ सर, यानी कर्ण का मतलब ये हाइपोटेनियस होगा, जिसको बोलते हैं। कहोगे जी सर। अच्छा और क्या, देखो अब जो है कि ट्रिग्नोमेट्रियल की बात करो, इसमें एंगल की बात होती है ना। जैसे मान लो हम ABC दे दें एंगल, मतलब जैसे मान लो अगर हम थीटा एंगल यहाँ रख दें, ध्यान समझिएगा, हम ABC ना दे के, नाम ना दे के थीटा एंगल को शो कर दें, थीटा। तो अगर हम एंगल को शो कर देंगे, ध्यान समझिएगा, और हमेशा जो है, यानी जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है, ठीक है ना। जिस एंगल की बात करेंगे भैया, जिस कोण की बात करेंगे, उसके सामने भाई साहब लंब होते हैं, यानी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, डी कूलर,
परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। कुछ लोग लंब बोलते हैं, कुछ लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। यानी कुछ लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, कुछ लोग ऊंचाई बोलते हैं। भावनाएं सेम होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। अब आपके पास क्या हो गया, कर्ण तो हमेशा डिसाइड है, राइट एंगल बनाओगे 90 के सामने वाला, जिस एंगल की बात करोगे वो लंब होगा। जिस एंगल, यानी एक ही ट्रायंगल में दो दो लंब हो सकते हैं। दो दो का मतलब दो कंडीशन में लंब हो सकते हैं। अगर हम थीटा यहां रखते हैं तो लंब ये होगा, थीटा यहां रखते हैं तो लंब ये होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी जो बचेगा आप तो सबको पता, भाई ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने थीटा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब है तो बचा क्या, ये आधार हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद मान लो हम कहीं भी थीटा मान लेते, जैसे यहां पे हम थीटा, और ये नाम दे दे, अच्छा ये ABC ऐसा नाम दे दे, ठीक है, ABC नाम दे दे। अगर आपको एंगल ए की बात करें, देखो यहां थीटा नहीं भी रखें, एंगल ए की बात करें, ए के सेंस में ये लंब होगा, ए के सेंस में लंब होगा, यानी हाइट होगी या जो है परपेंडिकुलर होगा। ये मतलब जिसकी बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे, उसके सामने वाला, तो हम एंगल अंदर दे सकते हैं या जो है बाहर नामकरण कर सकते हैं। ये तो ये बचेगा भाई साहब, इसको क्या बोलेंगे आप, आधार बोलेंगे, और इंग्लिश में भैया बेस बोलेंगे ना। क्या बोलते हैं? आधार यहां नहीं लिखा हमने, यहां बोलते हैं बेस, बोलते हैं आधार। कहोगे ठीक है, बिल्कुल सही है। समकोण त्रिभुज आपको पता हो गया। अब समकोण त्रिभुज पता हो गया, इसकी कंडीशन ही पता होगी। भाई पाइथागोरस साहब थे, कौन थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब ने जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये ज्योमेट्री में पाइथागोरस साहब ने, तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक जिन्होंने खोज किया था उनका नाम है, उन्होंने अपने नाम पे भैया खोज कर दिया, रख दिया। इन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, मतलब ऐसे कर्ण पर, हिंदी में पहले लिखें, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन्होंने ये प्रूव किया था, और जो इन्होंने प्रूव किया था और हम लोग भी उसको प्रूव करते हैं और समझते हैं, उस बिहाफ पर बोलते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर भाई साहब, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस आधार यानी बेस के स्क्वायर के बराबर हुआ। यानी ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होगी दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होगी। और हम लोग जब हम लोग जो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं, इनका यूज करते हैं, और उसमें हम लोग ट्रिपलेट याद करते हैं, उसमें हम लोग ट्रिपलेट्स याद करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं याद करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम जरूरत है, यहाँ बहुत कम जरूरत है। जैसे होता ना 3 4 5 हुआ, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के हो गए, ट्रिपलेट होता है। बहुत बार यूज होते हैं। 6 4 10 नहीं, 6 8 10 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर। ऐसे बहुत सारे हैं। 5 12 13 हुआ, मतलब इतने हैं अनगिनत करीब जो है 10 हम लोग याद करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं वही। ये समझ में आ गया, इतना तो हमें क्लियर है। पाइथागोरस साहब की मतलब तरीका कंफर्म है, ये हाइट कंफर्म है। अच्छा, अब क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? दूसरा जो हम अब हाइट एंड डिस्टेंस पे यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं भाई? हिंदी मीडियम वाले और हम भी हिंदी मीडियम के, हमने पढ़ा था भाई लाल बटा कका। यानी अगर ये जो है एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होगा, 6 रेशियो होगा, उसमें लाल बटा कका पढ़ा था। लाल बटा कका क्या होता अब देखो। और कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कुछ लोगों ने पढ़ा था भैया, यहीं बना दे, अच्छा यहाँ बना दे। कुछ लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पे मतलब बद्री प्रसाद ना, हर हर बोल, क्या पढ़ने? तो बद्री प्रसाद हर हर बोल का मतलब क्या हुआ? तो आप यहाँ पे HHB, यहाँ पे P, पंडित बद्री प्रसाद P दे। यस 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 यस, हम भी भाई लाल बटा कका ही अभी यूज करते हैं। ये हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो थीटा एंगल बनाओगे, उस एंगल के लिए लाल बटा कका मतलब L का मतलब लंब हुआ, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण,
और यहाँ पे ए का मतलब आधार, लंब कर्ण आधार, अगर हिंदी में समझते हैं लंब कर्ण आधार, यानी साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होगा। इधर चलो भैया, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और tan बराबर क्या होगा भाई साहब, ये लंब बटा आधार। यानी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रियल में अगर ये अपनाते हैं तो थीटा है कोई भी होगा तो आप बोल सकते हो भाई, यानी थीटा जो भी एंगल बात करोगे सामने वाला कर्ण होगा। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, और tan का मतलब लंब बटा आधार होगा। और जो है, और इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, फिर कॉट सेक कॉसेक, मतलब एक याद करो, जैसे हम साइन के मतलब लंब बटा कर्ण हुआ, तो कॉसेक का मतलब कर्ण बटा लंब होगा, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो सेक का मतलब कर्ण बटा आधार होगा, फिर tan का मतलब लंब बटा आधार, तो कॉट का मतलब आधार बटा लंब होगा। कहो जी, वैसे ये भी फैशन चल गया भाई। अगर हम बोल दें साइन के लिए, ध्यान समझिएगा, साइन के लिए क्या बोलोगे आप, कहोगे साइन के लिए P अपान H, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस के लिए भाई बेस अपान हाइपोटेनियस। tan के लिए भाई परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये समझिएगा ना। और वैसे सब में यहाँ पे कॉस कॉट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉसेक, जो भी आपको समझना है समझ जाइए। चाहे आपको PBP का मतलब पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, P पंडित, B बद्री प्रसाद, और P का मतलब प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H का मतलब हर, H का मतलब हर बोल, इससे याद करने का तरीका पंडित ऐसे। और चाहे लाल बटा कका से भी आप लोग समझोगे। पाइथागोरस थ्योरम आप समझ चुके हो, अब हम बात करते हैं इस पे। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे मान लो हमें पता हो गया थीटा ये है, तो अगर आपको बोल दिया जाए भैया साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा पता है ये लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटा लंब बटा कर्ण होता है, ये लिखो। और इसमें क्या करोगे, या आप बोल सकते हो कि सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता, दोनों बोल सकते हो। अगर हम इसका कुछ नाम दे दें भैया, नाम यानी हम कुछ वैल्यू दे दें, जैसे ये है ना, ध्यान समझिएगा, अगर हम कुछ वैल्यू दे दें, क्या वैल्यू दे दें, जैसे मान लो हम बोल दें कि ये भाई साहब ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, मान लो ये वैल्यू दे दिया। तो थीटा के लिए बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी लंब बटा कर्ण। थीटा के लिए लंब कितना भाई साहब 12, कर्ण कितना है 13, यानी 12 बटा 13, इसके लिए साइन थीटा का मान हो जाएगा। अच्छा, इसमें सब कुछ हमने वैल्यू दे दिया है, आप बताओ भाई साहब, आप बताइए tan थीटा का मान क्या होगा, तो तुरंत समझोगे tan थीटा का मतलब लाल बटा कका, यानी लाल लंब बटा आधार, यानी L अपान A लंब बटा आधार, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपान बेस बोलोगे ना। तो थीटा के लिए लंब कितना भाई साहब 12, और आधार कितना हमने दे दिया भाई साहब 5, यहाँ पे 5, 12 बटा 5, इसकी वैल्यू कहोगे जी। एक लास्ट बताओ, फिर जो है आगे चलते हैं। फिर सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान आप बताओ इसी में। सेक थीटा का मतलब क्या होगा, यानी कॉस का उल्टा, तो आधार बटा कर्ण का उल्टा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार ना, ये तो ये करोगे, कर्ण उल्टा हो जाए कर्ण बटा आधार, या कॉस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटा आधार बोल दिया, या जो है कर्ण को आप लोग क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस अपान बेस बोलते हो ना, कहो हाँ सर। तो आप बताओ थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण तो सब में फिक्स है 13, बेस क्या है थीटा के लिए आधार ही है, थीटा के लिए कर्ण होगा, आधार कितना होगा 5, कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, बस समझना था थोड़ा सा, इतना अगर समझ गए भाई साहब ना, है तो बहुत सारा, इतना अगर समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है। एक चीज ध्यान दो, अब कुछ फिगर्स देखते हैं। फिगर्स का मतलब कुछ जो है आपको हम ये बताते हैं, जैसे देखो ये हमेशा अगर हम भूमि की बात करें, ये समतल होता है, इसको हम समतल बोलते हैं ना, यानी हॉरिजॉन्टल में, या भूमि बोलते हैं, ठीक है ठीक है। जैसे एक भूमि है हम बोल दें, और एक में बहुत मतलब वर्ड यूज होता है, अब हाइट एंड डिस्टेंस चलते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक वर्ड यूज होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण ना, अवनमन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो कोई बात नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा जो है ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर की तरफ जब देखते हैं तभी उन्नयन कोण बनता है। जैसे बस एक केस होता है सूर्य का उन्नयन कोण भैया नीचे बनता है, बाकी सब ऊपर बनते हैं। जैसे भूमि है, यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे भाई हम यहाँ खड़े हैं, वहां देख रहे हैं तिरछा, हम यहाँ खड़े हैं एक पोल खंबे को देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ खड़े खंबे को देख रहे हैं, खंभा का टॉप को देख रहे हैं, खंभा हम अगर मानना होगा तो स्टेट मानते हैं खंभा है, जैसे होता ना खंभा हुआ,
या मीनार हुआ, ठीक है ना, मीनार हुआ, मीनार, मीनार, ये सब क्या मानते, स्टेट मानते। अगर यहां से हम इस पे देख रहे हैं तो ये हमारा जो नीचे का कोण बनता थीटा, इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये नीचे से हम ऊपर की तरफ जो जाते हैं उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से भूमि से हम खड़े, भाई साहब हम खड़े हैं और हम अपनी आंख से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अपनी आंख से देखते हैं, हम भले खड़े हैं लेकिन पैरेलल हमारी क्या है, आंख से। तो आंख से जो ऊपर की तरफ बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण होगा। तो ये अगर हम बोल दें कि जमीन पर किसी भी तल से खड़े होकर एक हम जो है मीनार को देखते हैं, एक खंबे को देखते हैं, एक चिड़िया को देखते हैं, बहुत सारे, एक पेड़ को देखते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे केस हो सकते हैं, एक पेड़ को देखते हैं, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ यानी उसके टॉप पर कोण बनेगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब कुछ दूरी पर देखने का मतलब, भाई यहां मानोगे ना समतल, ये तो हमेशा पैरेलल रहेगा, यहां मानोगे, कहीं मान लो, जरूरी थोड़ी, यहां थोड़ा और आगे मान लो। तो ये ध्यान समझिएगा, यहां और यहां, तो ये जब अपने आप राइट एंगल बनाओगे, मतलब यहां से खंभा तो एक सीधा हो गया वो, यानी राइट एंगल बन गया, ये बना दोगे, कहोगे हाँ सर। अब अगर राइट एंगल बना दोगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जो एंगल की बात करें, जैसे यहां थीटा की बात करें, अब थीटा में जिनको हमें इन्वॉल्व करना है, जैसे थीटा के सेंस में क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा ना। तो अगर हमें आधार और लंब को इन्वॉल्व करना है, आधार और लंब को इन्वॉल्व करना है, यानी आधार दिया लंब चाहिए, तो हम जो है हमेशा, यानी अगर हमें लंब और आधार, यानी ध्यान दीजिएगा, लंब और आधार को इन्वॉल्व करना है तो ज्यादातर ऐसा होगा, तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, लंब बटा आधार होता है ना। लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है भाई, tan थीटा का मतलब ये, लंब का मतलब ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या भाई साहब, यानी tan थीटा। तो tan थीटा इस्तेमाल करो, यानी tan थीटा वर्ड यूज करो, या cot थीटा का मतलब क्या होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। जब आधार और लंब की बात करें तो हमेशा क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे, ये समझना है। अब आपको देखो, जब हम यहां पे सब पता होना चाहिए, साइन का मतलब, साइन कब थीटा इन्वॉल्व करेंगे, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की साइड को यूज करना है तो साइन और कॉसेक यूज करोगे, क्योंकि साइन और कॉसेक परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस रिलेशन बनाते हैं ना। यानी लंब बटा कर्ण का अगर यूज करोगे तो लंब दिया कर्ण निकालना है, तो ये अच्छा, ये अगर आपको कॉस यानी आधार और परपेंडिकुलर चाहिए तो कॉस का मतलब आधार यानी बेस, बेस अपान कितना, हाइपोटेनियस, तब आधार यूज करोगे। अच्छा, आप कहोगे यूज करेंगे तो ठीक है सर, ये यूज कैसे करें, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो इसकी वैल्यू होती है तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में आती है। सपोज, अच्छा हम उन्नयन कोण की बात करें, ऊपर की तरफ देख रहे थे ना, ये तो ठीक है। एक और हम बात करें अनुमान कोण। अनुमान कोण का मतलब हुआ, मतलब ऐसे उन्नयन कोण यहां बनाया जा रहा, तो अभी अनुमान की बात नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनमें देखो, इसी में यहां पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो हम नीचे से एक समतल से किसी मीनार की ऊंचाई पर, यानी किसी खंभे पर, किसी पेड़ पर, यानी ऊपर जो थीटा है ना 30 डिग्री का एंगल बनाएं, 45 डिग्री का कोण बनाएं, या 60 डिग्री का, मतलब हम बोल दें कि हम जो है 60 डिग्री के एंगल पर, या जो है एक यहाँ भूमि पर खड़े होके किसी पेड़ को देखते हैं और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई बताइए, या जो है जहां हम खड़े हैं वहां से पेड़ के जड़, ये भाई क्या होगा भाई उसका, ये उसका जड़ होगा ना, किसी चीज का, मतलब हम यहाँ हैं देख रहे हैं पेड़ को, तो उसके पैरेलल में कोई कुछ होगा भाई ना, पेड़ का निचला हिस्सा, पेड़ का निचला हिस्सा ये होगा, तो यहां से उन्नयन कोण बनेगा। मान लो अगर हम लंब और आधार को यानी tan को 30 डिग्री पर एंगल बनाता है, तो तुरंत tan 30 का मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा और कुछ नहीं समझना, tan 30 की वैल्यू अभी आपको बताया था 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, और एक क्या होगा भाई साहब, एक हमारा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, √3 क्या होगा, बेस होगा। तो क्या ये वैल्यू होती है tan 30, यानी जो थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ये अनुपातिक मान होते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो हमें tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस हुआ, ध्यान दीजिएगा, यानी लंब बटा क्या हुआ, आधार हुआ ना, लंब बटा आधार हुआ tan की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 के सेंस में लंब और आधार की वैल्यू, tan 30 में 1/√3 आया, तो ऊपर वाली वैल्यू लंब, नीचे वाली वैल्यू आधार। तो अगर हम इन्हीं की बात करें कि किसी समतल से देख रहे हैं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे भैया, जो ये लंब है ना थीटा के 30 डिग्री का बना रहा है, यानी ये 1 रेशियो में होगा और ये √3 रेशियो में होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 1 और √3 का इन दोनों में रेशियो बनेगा। अगर tan 30 की बात करेंगे तो 1/√3 इनका रेशियो बनेगा। रेशियो हमें tan 30 देखते ही रेशियो बन गया।
अब हमें कुछ भी कहा जाए कि भैया यानी खंभे की ऊंचाई, ध्यान समझिएगा, खंभे की ऊंचाई 50 मीटर है, तो बताइए यानी यहां से समतल यानी उसके जड़ से जहां हम खड़े हैं उसके बीच की दूरी, तो तुरंत समझोगे भैया एक रेशियो की वैल्यू बराबर 50 मीटर, और यहां से यहां तक दूरी कितना है, √3 मीटर है, तो √3 की वैल्यू कितना हुआ, 50 √3 मीटर। क्या कुछ करना है, जब हमें जिनका रेशियो चाहिए वो आ गया, अब उसकी वैल्यू दिया होगा उस रेशियो के बराबर कर दो, जैसे हम लोग उसमें रेशियो में निकालते थे वैसे ये भी हुआ, एक की वैल्यू 50, √3 निकाल लो, √3 दिया तो उसकी वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान होगा। वैसे अगर हम मान लो बोल दिया tan 45 बोल दिया जाए, तो tan 45 से कोण बनाएगा, tan 45 का मतलब 1/1 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी यानी जितना ये होगा उतना ही, यानी इन दोनों में बराबर रेशियो होगा, यानी 50 ये होगा तो 50 समतल से दूरी भी होगी अगर 45 का बनाएगा। वैसे tan 60 की बात करेंगे, ध्यान देखिए tan 60 का मतलब कितना होगा ये पता होना चाहिए, √3, जहां √3 होगा उसके नीचे हमेशा एक मान सकते हो, तो tan का मतलब वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √3 परपेंडिकुलर बेस, यानी ये अब ये √3 हो जाएगा, अगर 60 एंगल होगा ये 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो भाई अगर दोनों में रेशियो वैल्यू मिला है तो एक दिया होगा दूसरा बता दोगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का हुआ। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम यहां पे खड़े हैं, नीचे कोई चीज देख रहे हैं, तो कैसे देखें, ये हमारी आंख का पैरेलल पार्ट हुआ, जैसे ये सीधा मान लीजिए हम जो है एक छत पे खड़े हैं, छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ क्या देखें, अपने आंख के बाई तरफ देखेंगे ना, तो ऐसे समझ जाओगे ये वाला एंगल, जैसे मान लो ऊपर छत से खड़े होकर किसी बिंदु को देखते हैं, तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा, तो ये क्या होगा, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में रहेगा, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जैसे भी आपको पता ये और ये अल्टरनेट होता है, मतलब ये हो जाएगा, जैसे बाहर की तरफ ये अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर में अल्टरनेट होते हैं ना, तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ ये बना देंगे, मतलब ये उन्नयन कोण के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, मान लो हम बोल दें कि यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी 60 डिग्री का ना, मतलब अगर हम बोल दें कि एक हम जो है किसी पेड़ पर चढ़ के नीचे किसी बिंदु को देख रहे हैं और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, और अगर हम बोल दें कुछ भी कह दें, अगर हम बोल दें कि जहां हम खड़े हैं और वहां से इनकी दूरी, जहां हम खड़े हैं वहां से उस बिंदु की दूरी, याद करिए जहां हम खड़े हैं वहां से उस बिंदु की दूरी कुछ भी बना ले कि भैया 90 मीटर है, तो बताइए यानी छत जहां हम खड़े मतलब छत की ऊंचाई बताओ, तो तुरंत समझ जाओगे, यानी हमें ये और ये साइड इन्वॉल्व करनी है, तुरंत यहाँ पे ये एंगल ऑफ ये हो गया और एलिवेशन हो गया, तो 60 के सेंस में ये और ये इन्वॉल्व करना है, यानी इसके सेंस में ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, यानी ये हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर इन्वॉल्व करने का मतलब sin 60 इन्वॉल्व करेंगे, तो sin 60 का मतलब कितना हुआ भाई साहब, √3/2 हुआ, तो √3 यानी sin 60, sin थीटा का मतलब क्या होता भाई, sin बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण, ये होता ना लंब बटा कर्ण, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब √3 परपेंडिकुलर हो गया और 2 क्या हुआ, हाइपोटेनियस हो गया, कहोगे हाँ सर। तो आपको पता हो गया ये रेशियो sin 60 का मतलब रेशियो हो गया, √3 परपेंडिकुलर 2 हाइपोटेनियस। अब आपको दिया है इससे इस बिंदु की दूरी क्या है, ये भाई हाइपोटेनियस है, और जो कि कितनी है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 90 मीटर दिया है, किसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितना हुआ 90 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना 45 मीटर, इसलिए ये कितना है √3 की वैल्यू, तो √3 का मतलब 45 √3 मीटर, आंसर डायरेक्टली। मतलब अगर यहां से यहां तक 90 है तो ये कितना होगा तुरंत आप बता सकते हो, और ये कितना होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा, जी सर, इतना क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बाहर की तरफ बनेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली यही बनेगा, ठीक है ना, और यहां से बता दोगे, कहोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते, भाई साहब बहुत हो गया, यानी बहुत होने का मतलब कॉन्सेप्ट, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है। अब हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, भाई बताइए। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर 1/√3 टाइम इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, अच्छा अब एंगल ही पूछ लिया गया भाई साहब। देखो क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा भैया, सूर्य भले ऊपर होता लेकिन उन्नयन कोण जमीन से बनाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। एक लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर, यानी ये मीनार है,
इसकी परछाई पड़ेगी। कह रहा एक मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 है। ये मीनार है, क्या है भाई साहब, ये मीनार है, ये मीनार की छाया है, मतलब ये मीनार है और ये क्या है भाई साहब, ये शैडो है, छाया है। बना दो तो ये अंडरस्टूड है। शैडो ऐसा बनाएंगे कि ट्रायंगल बन जाए भाई, नहीं तो फिर अब पूरा शैडो में घुस जाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, शैडो समझना पड़ेगा। तो ये पूरी शैडो कह रहा कि जो उसकी परछाई है मीनार की ऊंचाई का 1/√3। कुछ लोगों को ये दिमाग में आएगा भैया मीनार की ऊंचाई अगर x मीटर होगा या h मीटर होगा तो ये उसका h का 1/√3 होगा। कुछ लोगों को ये समझ में आएगा। और कुछ लोग जो स्मार्ट लोग होंगे जैसे जिन्होंने रेशियो पढ़ा होगा, हम बोलते भाई साहब राम की आय श्याम की आय की 1/3 गुनी है, राम श्याम का 1/3 भाग है, राम श्याम का 1/3, तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं 3 राम 1। कुछ लोग कहेंगे अच्छा, कुछ लोग ये करेंगे राम श्याम का 1/3 है तो यानी श्याम x होगा तो राम 1/3x होगा। भैया जब रेशियो करोगे तो फिर 3 इधर चला जाएगा, नहीं आएगा। बात तो वही है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं डिनोमिनेटर में। जैसे एक मीनार के साये की लंबाई ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो आप ये करो भैया, ये मीनार है उसका शैडो है, मीनार एक साये की लंबाई मीनार की ऊंचाई का 1/3 ना, मीनार की ऊंचाई का, यानी अगर ये √3 होगा ये 1 होगा। समझ में आ गया? यानी अगर मीनार की ऊंचाई √3 रेशियो होगी तो ये 1 होगी, या वो भी बना लो दोनों, ये x होगी तो ये x/√3 होगी। बात बराबर है। बेसिक से अगर लंबाई मीनार की लंबाई x होगी तो उसकी ऊंचाई x/√3 चाहे करो, और चाहे हमने कहा ऊंचाई जो है शैडो जो है, परछाई जो है ऊंचाई का 1/√3 है, तो ऊंचाई √3 होगी तो शैडो 1 होगी। आप बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा। मान लो ये थीटा, सूर्य को एंगल बना रहा थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कोण थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता भैया, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो tan थीटा के लिए भाई साहब लंब क्या है, कहोगे √3 है। नहीं, हम पूरा बताएं बेसिक से पहले। लंब क्या है भाई साहब x, और आधार क्या है x/√3। देखो √3 ऊपर गया नहीं गया, यानी यहां से √3/1 हो गया, यानी √3 हो गया। तो बताओ tan में √3 किसकी है, √3/1 करो चाहे √3, तो कहोगे tan थीटा बराबर tan, यानी √3 का मतलब tan 60 का वैल्यू √3 होता, तो आप कह सकते भैया थीटा बराबर 60 डिग्री। ऐसा कब होगा, जब थीटा 60 डिग्री होगा। क्या यही तरीका, एक लाइन में ये x नहीं माने होते तो भी बना सकते थे। कैसे भाई, आपको पता है छाया ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, यानी अगर मीनार की ऊंचाई √3 होगी छाया 1 होगी। तो भैया tan अगर लगाते हो, चाहे tan cot जो भी लगा दो, अगर tan थीटा लगाते हो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे, यानी लंब बटा आधार लिखोगे। लंब भाई साहब √3, आधार 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं। तो tan थीटा बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती नहीं होती है, होती है थीटा बराबर 60, तब भी कर दो। अगर रेशियो समझ गए ना तो बिल्कुल कल्याण हो गया, बस आपका समझाना सफल हो गया। डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो फिर एक लाइन में ओरल बना दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे ये देखो, एक 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, सीढ़ी के पाद से दूरी। आप डायग्राम बनाओ, बट डायग्राम बनाते ही आंसर, भैया ये दीवार से सटी हुई दीवार ये है, सीढ़ी ये है, हाँ सीढ़ी बना दें, लेकिन ऐसे मत समझिए कि सीढ़ी की वजह, सीढ़ी पहले ऑरिजेंटल बनेगी। दीवार भैया, दीवार कौन सी है, ये दीवार है, ये भैया सीढ़ी है। कहोगे जी सर, तो कह रहा है कि दीवार से टिकी हुई और 30 भूमि से 30 डिग्री कोण बनाती है। 10 मीटर की ऊंचाई, मतलब एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है। भैया ये जो है ये दिया है 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ये मतलब दीवार 10 मीटर, अ लोडर रेस्ट अगेंस्ट वॉल हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है ना।
लैडर, द लैडर मेक्स एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड देन द डिस्टेंस ऑफ फुट टू लैडर। आपको ये बताना है, यहां से यहां बताना है। देखो यहां क्या यूज हो रहा है, कहोगे सर लंब और आधार यूज हो रहा है, क्या कुछ साइन कॉस कुछ हम नहीं याद करना, एक लाइन में भैया 30 है ना, tan 30 बना दो, tan 30 यानी रेशियो में विभाजित करें, tan 30 का मतलब 1/√3 हुआ, यानी एक हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर और √3 क्या हुआ बेस। P का मतलब लंब होता है हिंदी में परपेंडिकुलर, और B का मतलब आधार होता है बेस हिंदी में, ठीक है ना भैया। एक हमारा परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा परपेंडिकुलर है रेशियो में 1 और ये कितना है √3, एक लाइन में। तो आपको पता भैया जो वैल्यू दी चाहिए चाहे ऐसे करो, यानी एक की वैल्यू दिया है 10 मीटर, √3 निकालना है जो तो मल्टीप्लाई करते हो 10√3 आंसर। एकदम ओरल आंसर है, बताओ कोई कंफ्यूजन है? यानी एक की वैल्यू ऐसे करो ना, चाहे कुछ लोग ऐसे करें, एक की वैल्यू बराबर 10 मीटर तो √3 की वैल्यू बराबर 10 × √3 यानी 10√3 मीटर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं, रेशियो पता होगा, बाकी ध्यान ही नहीं देना है किस चीज जिसे मान निकालना है और जो दिया गया है उनमें कौन सी वैल्यू मिसिंग है, किस में रिलेशन है, बस एक पता हो जाए बस कल्याण हो गया आपका। चलो बताओ कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन एट ऑल। इसको देखो जैसे अब भैया पेड़ टूट गया, एक पेड़ आधी से टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से, जैसे पेड़ था ना, ध्यान समझिएगा, ये पेड़ था ना, इतना लंबा पेड़ था, आधे से नहीं टूटा है, आधी से टूटा है, यानी बहुत तेज हवा चल रही, वाइंड से टूटा है, विंड से, स्टॉर्म से, यस। तो कह रहा है ग्राउंड लेवल, भैया जैसे पेड़ ऐसे खड़ा है, पेड़ खड़ा रहेगा, हम कहीं से मान लो यहां से टूट गया, ये ऊपरी हिस्सा टूट गया, जब ऊपरी हिस्सा टूटा तो भैया ऊपरी हिस्सा टूटा, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाया, याद करिए। तो थोड़ा और अच्छे से बना दे, थोड़ा सा मतलब बड़ा बना दे पेड़, नहीं तो कहोगे सर पेड़ जमीन मतलब इतना स्पेस है तो पेड़ छोटा बनाए हैं आप। ये पेड़ है, पेड़ इतना ऐसा बनाओ कि जैसे पेड़ टूटे तो समझ में आए, ऐसे यहां से टूट गया, ये टूटा, ये टूटा, यहां से यहां मिला और 30 डिग्री का एंगल बनाया। कहोगे जी सर, समझिए, एक पेड़ आधी से टूट गया, पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है। किसकी? ये 30 मीटर दूरी है, हाँ सर, यानी उसकी दूरी जड़, लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम रूट, जड़ से उसकी दूरी जहां पर ये 30 मीटर है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री, पूरे पेड़ की ऊंचाई याद करो आप। पेड़ भाई साहब यहां प्लस यहां से टूटा लेकिन टूटा वाला यहां आया, यहां से टूटा लेकिन टूटा वाला यहां आया। जी सर, हमें सिर्फ ये पता है, लेकिन हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप ये ट्रायंगल बनाते हो, ये इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कहोगे जी सर कैसे अप्लाई होगा? याद करिए, आप बोल सकते हो कि tan ही लगा दें, साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और चाहे tan लगा दें। tan 30 बराबर कितना अभी लिखे थे सर? 1/√3। तो 1 क्या होगा परपेंडिकुलर, 3 क्या होगा बेस, यानी लंब बटा आधार होता है। तो ये भैया ये एक रेशियो होगा, तो ये कितना होगा √3। ध्यान समझिएगा रेशियो में, यानी अभी रेशियो में सब बताओ, अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा, तो ये क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें कि और कोई तरीका अपनाएं? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है। एक ये हुआ, तो हमें पता होगा एक ये √3, ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। मतलब इसकी वैल्यू अगर हम h मान लें तो ये भी कह सकते हैं कि जो h का स्क्वायर होगा वो रेशियो में 1 के स्क्वायर और √3 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 यानी 4। तो h बराबर कितना? √4 का मतलब 2, यानी ये 2 होगा। वैसे भी देखो ये रूल भी है 90, 60 और किसका 30 का। तो यहां पे अगर ये √3 है, ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 का √2, यानी ये 2 रेशियो होगा इसके तरीके से। अब सब क्लियर हो गया, यानी आपको √3 की वैल्यू 30 मीटर दिया है, तो एक ये और ये 2, मतलब ये वाला पार्ट टूट के पूरा पेड़ की लंबाई कितना? 3 भाग।
तो आप कह सकते हो भाई साहब देखो एक लाइन में कि सर √3 की वैल्यू बराबर है 30 मीटर, तो √3 की वैल्यू रेशियो में बराबर 30 मीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू 30 डिवाइड बाई √3, तो 3 की वैल्यू यानी हाइट ऑफ दिस। भाई ये √3 का मान दिया है तो 1 + 2 3 की वैल्यू पूरा चाहिए, वही पेड़ की ऊंचाई हुआ जो टूटा नहीं होगा तब। तो एक लाइन में √3 का मतलब ये 3√3 यानी ये √3 हो जाएगा, तो 30√3। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो कंफ्यूजन एट ऑल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले कुछ और आसान बनाते तब। देखो अरे यार ये 30 से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो खंभे की ऊंचाई 5 मीटर क्या हो जाती? कम हो जाती। ध्यान समझिएगा। पहले कुछ अच्छा यही चलो, जब सूर्य क्या होने कोण 30 से 60, मतलब ऐसे मानिए इसको, कहीं कोई बिंदु था, पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? बाहर वाला एंगल भाई ये मतलब ऐसे ये कितना था? ये कम, ये ज्यादा हो जाएगा ना सकित। ये 30 डिग्री था, बाहर की तरफ कम बनता है, 30 से 60 हो गया, मतलब अब उन्नयन कोण 60 हो गया। ठीक है ना? मतलब पहले ऐसे जाता था, अब और ज्यादा हो गया, मतलब हमेशा बाहर की तरफ कम होता है, अंदर की तरफ ज्यादा होता है। ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, नहीं तो फिर बड़ा कंफ्यूजन होता। लोग बाहर अंदर कर देते हैं। पहले 30 से 60 हो गया, बढ़ गया, तो पहले 30 था अब 60 हो गया। तो एक खंभे की परछाई, ये खंभा है, क्या है भाई? ये खंभा है। तो खंभे की परछाई पहले यहां थी 30 पर, अब 60 पर, तो 5 मीटर कम हो जाती है। मतलब पहले यहां से यहां तक 5 मीटर है, ये कम हो जाती है। पहले जो भी रही होगी, लेकिन ये जब 30 था जो भी था और 60 जो था, तो 60 होने पर कितना? 5 मीटर कम हो गई। तो एक ही में दो केस का यूज क्या होता? अगर ये समझ गए बिल्कुल आसान हो गया। जब एक एंगल था, अब यहां दो डायग्राम हो गए, तो आपको क्या करना? दोनों यूज करना है, और दोनों में खंभे की ऊंचाई कॉमन है, और हमें क्या चाहिए? उस खंभे से ऊंचाई कितनी, तो खंभे की ऊंचाई आपको बताना है, ये वाला बताना है। तो एक ही डायग्राम में दो एंगल, मतलब अगर आप ये मानो कह दो भाई ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, मतलब दो ट्रायंगल बन गए ना। पहले क्या बन गया? यानी ABC बन गया। दूसरा क्या बन गया? ट्रायंगल ABD बन गया। तो पहले में ABC की बात करें 60 है, और ये कितना हुआ भाई? ये कितना हुआ? ये 30 डिग्री हुआ। तो 30 डिग्री। आप कहोगे क्या? तो एक लाइन में आप बता सकते भाई साहब कि 30 का मतलब इसमें ABC में 60 हुआ, तो इसमें अगर आप इसमें 10 लगाते हो तो 10 60 लगाओगे, तो 10 60 का मतलब √3/1। इसमें लगाओगे भैया ABD में तो 10 30 लगाओगे, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3। दोनों में क्या कॉमन है भाई साहब? 60 और 30 में दोनों में हमने ये जो है 10 60 10 30, यानी 10 का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पहले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, दूसरे में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जब एक ही खंभा है, खंभे के रिस्पेक्ट में दोनों 10 लगा रहे हैं, तो भाई ये चेंज होगा, ये हाइट तो नहीं बदलेगी ना। तो भाई यानी उसका हाइट बेस यानी परपेंडिकुलर बराबर है, बराबर कर दो। ये √3 है, ये 1 है, यानी अगर यहां √3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों में करना होगा, रेशियो है ना। तो आपको एक में यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो √3, ये √3 बराबर हो गया, नीचे भी कर दिया, समझ में आ गया। तो आप कहोगे सर ये हाइट √3 हो गई, तो पहले 60 के रिस्पेक्ट में ये 1 होगा, और ये √3 इंटू √3 कितना? 3, यानी यहां से यहां तक पूरा 3 होगा। मतलब दूसरे ये वाला कितना? ये 30 के रिस्पेक्ट में यहां से यहां तक 3 होगा बेस, और इसके रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये कितना होगा? ये पूरा 3, ये 1, ये 2 होगा। बस आंसर। अब आपको वैल्यू दिया, 2 की वैल्यू 5 दिया है, 2 की वैल्यू 5 मीटर चाहिए। क्या? हाइट यानी √3 की वैल्यू, तो 5 √3 डिवाइड बाई 2। अगर ये है तो सही है, कही है? यस, 5 √3 डिवाइड बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी दोनों केस में आप जो बराबर कॉमन है उसको बराबर कर दो, रेशियो हो गया। तो परपेंडिकुलर दोनों में √3 हो गया, तो दोनों के रिस्पेक्ट में बेस कितना होगा? 30 के रिस्पेक्ट में बेस 3 होगा, 60 के रिस्पेक्ट में बेस भाई 1 होगा, तो ये कितना होगा? 2। तो 2 की वैल्यू 5 मीटर है, तो ये बता सकते हो।
बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते भाई। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट है। तो आज हम है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लाए थे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन तो आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक बार इसको समझिएगा और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश करिएगा कि आप जो है जितने भी बुकलेट से किसी से भी क्या इस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ कंडीशनल हुआ आपको डिस्कस करेंगे। कहोगे जी सर बिल्कुल। अब आपको नेक्स्ट समय मिलेंगे भाई सब इसी का हम कोशिश करेंगे। आप जब भी लाएंगे ना आपको प्रैक्टिस के तरीके से क्वेश्चंस लाएंगे। आज हमने बेसिक बता दिया, अब टफ वाले क्वेश्चन जिससे ऐड करने में आसानी होगी। और आप जो भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो भाई शिवानंद सर के नाम से डालिएगा, बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक खुल के आ जाएगा और जो पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना भी, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।